टैक्स बुक में पेज 119 में हम लोग का है, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये दोनों अलाउंस बुक से ही करना है, आप लोग लिख लो, मतलब मार्क कर लो, टिक कर दो। ये दोनों अलाउंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो ट्रक ड्राइवर में क्या बोलता है यहाँ पर, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, अंडरलाइन कर लो, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। पॉइंट नंबर ए में बता रहा है 70% ऑफ अलाउंस, और पॉइंट नंबर बी 10,000 पर मंथ, मिनिमम इज एग्जेम्प्टेड। ट्रक ड्राइवर अलाउंस होता क्या है, देखो क्या होता है ना, जो लोग ट्रक लेके निकलता है, ऑल ओवर इंडिया में परमिट रहता है, इंडिया ऑल ओवर कंट्री में वो लोग ट्रक लेके घूमता रहता है। तो सोचो कोई हरियाणा से ट्रक निकलता है और उसको चेन्नई में जाना है, तो बहुत दिन का टाइम लगता है। तो वो ऑन रोड रहता है, तो अब कहाँ पर उसके पास बैंक मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैश तो होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक होता है वो ड्राइवर लोगों को बहुत सारा कैश दे देता है। तो वो कैश जो दिया जाता है ड्राइवर लोग को, उसमें से उसका कुछ खुद का खर्चा भी रहता है, जैसे धावा भावा में वो लंच करेगा, डिनर करेगा, फिर बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाता है, रिपेयरिंग होता है। आपको भी पता है, जितना भी मेन मेन हाईवे से पास करता है तो उसको टैक्स, टोल टैक्स देना पड़ता है। तो वो सब कुछ के लिए उसको कुछ कैश दिया जाता है। जितना भी कैश दिया जाए क्यों नहीं, उसमें आपका एग्जेम्पशन 70% ऑफ द अलाउंस या फिर 10,000 रुपया प्रति महीना जो लोअर होगा वो माइनस होगा, बाकी एक्स्ट्रा पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। ये हो गया ट्रक ड्राइवर अलाउंस। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ओनली एप्लीकेबल टू, सॉरी, फॉर, जस्ट एक सेकेंड, exempted minimum of the following. Point number A, amount actually received. Point number B, rupees 3,200 per month. ये दोनों में से जो लोअर होगा वो माइनस होगा। The above exemption is only applicable for employee, double E मतलब employee, who is blind, deaf, हैंडीकैप्ड, या बेटर होगा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। तो फिर से हम बता रहे हैं आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में। अमाउंट एक्चुअली रिसीव या 3,200 रुपया जो लोअर होगा वो एग्जेम्पशन होगा, बट ये एग्जेम्पशन तभी हो पाएगा जब एम्प्लॉय ब्लाइंड होता है, डेफ होता है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप होता है। तो अगर नॉर्मल एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है तो क्या होता है सर, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है ऑफिस टू रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने जनरल अलाउंसेस या स्पेशल अलाउंसेस कर रहे थे, जहां पर लास्ट क्लास किए थे हम लोग HRA, हाउस रेंट के बाद हम लोग किए थे एजुकेशन अलाउंस, उसके बाद हॉस्टल अलाउंस। आज हम लोग दो दो चीज किया, ट्रक ड्राइवर अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसको छोड़ के इसके पहले वाला क्लास में किए थे डक टैप। डक टैप में हम बोला था, लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट वेट। जहां तक खर्चा होता है वहां तक एग्जेम्पशन मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक टी है, ये टी का मतलब होता है ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस। यहां है ट्रैवल अलाउंस और आज हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सर दोनों तो सेम होता है, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस का मतलब होता है ऑफिस का काम के लिए आपको बाहर घूमना पड़ रहा है, तो उसमें जो आपका खर्चा होता है अलग से बॉस आपको एक्स्ट्रा पैसा हाथों में दे देता है कि अपना खर्चा उठा लेना। उसको ट्रैवल अलाउंस या ऑफिस के आपको कहीं बाहर ट्रांसफर किया गया, उसमें कुछ भी खर्चा के लिए आपको बॉस एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, उसको ट्रांसफर अलाउंस कहलाता है। और अभी जब हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस किया, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। डक्टेप वाला जो ट्रैवल और ट्रांसफर है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, वो हैंडीकैप्ड हो या ना हो, जितना का आपका खर्चा हुआ उतने का एग्जेम्पशन एक्स्ट्रा मिलेगा तो टैक्सेबल। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 3200 रुपया प्रति महीना, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच इज लोअर, बट दैट एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर ब्लाइंड, डेफ और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। नॉर्मल पब्लिक को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा ना, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए आज का जमाने में कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेता नहीं है बॉस से, क्योंकि वो तो टैक्सेबल हो ही जाता है। सो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस हम लोग का ओवर हो जाता है। अच्छा, आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग और नॉट। अलाउंसेस में सबसे पहला एक चीज आता है जिसका नाम होता है डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस हम लोग पहले किए थे ग्रेचुइटी वगैरह में, लेकिन इसका मतलब शायद नहीं पता या नहीं समझा है। याद रखना, जो अलाउंस आपको इन क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए दिया जाता है। आपने ज्वाइन किया ऑफिस को 20 साल पहले, तब जो आपका सैलरी था, आज भी अगर सेम सैलरी रहेगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि अभी का सब सामान का दाम बढ़ गया है। तो इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज ऑफ प्राइस, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया जाता है उसको डीएनएस अलाउंस कहलाता है। ये सब अलाउंसेस के अंडर में ही आता है। तो डक्टेप किया, स्पेशल किया, इसके अलावा ऑल अदर अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल, कोई माइनस वगैरह नहीं होगा। एग्जाम हॉल में जाते हो, आपको एक अलाउंस, अजीब और गरीब का अलाउंस दे दिया, से आपको दे दिया वहां पर अलाउंस, क्या नाम दे, से फूड नहीं, फूड नहीं, से होटल अलाउंस या एंटरटेनमेंट अलाउंस। बोलते हैं आपको मूवी देखने का शौक है तो एक काम करते हैं, नेटफ्लिक्स में आपका महीने का सब्सक्रिप्शन आप करो, हम आपको पेमेंट दे देगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा है। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर में कहीं पर भी हम लोग पहले किए थे? नो, स्पेशल अलाउंस में नहीं आता है और डक टैप में भी नहीं आता है। तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या होगा, जितना मिलेगा वो खर्चा पूरा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये ऐसे याद रखना, प्लीज भूल मत जाना। डक टैप मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया था, और हमने किया था HRA, एजुकेशन, हॉस्टल, ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सो दैट्स ऑल। अलाउंसेस ओवर हो जाता है हम लोगों का। टुडे वी विल स्टार्ट विथ एक्सक्यूज मी, टुडे वी विल स्टार्ट विथ परक्विजिट्स। एवरीबॉडी गिव हेडिंग इन योर कॉपी। इसका सेक्शन नंबर प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? जब एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देता है, वो बेनिफिट का पेमेंट एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे करता है। आपको कुछ पता भी नहीं है उसमें क्या बेनिफिट, कितना खर्चा मालिक का हो रहा है। इस बेनिफिट को कहलाता है परक्विजिट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एम्प्लॉयर का खुद का घर है, उसमें आपको फ्री स्टे प्रोवाइड किया, तो ये एक फैसिलिटी हो गया, आपका बेनिफिट हो गया। वो हाउस में जो भी कुछ खर्चा हुआ कौन इंटर किया, एम्प्लॉयर पेमेंट किया। घर खरीदा तो एम्प्लॉयर ने खरीदा है, डिप्रिसिएशन होगा तो एम्प्लॉयर का होगा, और घर अगर भाड़े में लिया है तो वो एम्प्लॉयर भाड़ा दे रहा है, एम्प्लॉय को कुछ नहीं करना है। तो ये जो होता है इसको कहलाता है परक्विजिट्स, ये बेनिफिट को कहलाता है परक्विजिट्स, जिसका नाम है रेंट फ्री एकोमोडेशन। यही चीज अगर मालिक आपको बोलता है आप अपना पसंद का घर जुगाड़ करो, रहना स्टार्ट करो, वहां पर जो भी आपका रेंट होगा आप रिसीट पेमेंट करो, आपका खुद से करके रिसीट जमा करके मेरे पास लेके आओ, हम आपको पैसा दे देगा, वो हो जाएगा हाउस एंड अलाउंस। परक्विजिट्स का मतलब एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर का पैसों के मामले में कोई डीलिंग नहीं होगा, जो भी कुछ संभालना एम्प्लॉयर ने कर लिया है, सिर्फ एम्प्लॉय को वहां पर वो चीज का बेनिफिट उठाना है बस। ये होता है मेरा परक्विजिट्स। बिफोर स्टार्टिंग विद आवर इंपॉर्टेंट परक्विजिट, जैसे सबसे पहला है आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस परक्विजिट्स वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस सम बेसिक परक्विजिट्स जो टैक्सेबल नहीं है, जिसको हम लोग एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स कहलाता है। जिसके पास बुक है वो लोग आ जाओ पेज 128। जिसके पास बुक नहीं है, हम जो जो पॉइंट्स को लिखवाएगा आप लोग लिखते जाओ, ओके। चलिए शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी लिखना। एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स का मतलब फिर से बता रहा है, मालिक आपको अगर कोई बेनिफिट दिया, वो बेनिफिट के ऊपर टैक्स अगर गवर्नमेंट नहीं लिया, उसको एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स कहलाएगा। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। जिसके पास बुक है वो लोग सिर्फ टिक मारोगे। व्हाट डज इट मीन्स? आपको चाय दिया गया ऑफिस का टाइम पे, आपको स्नैक्स दिया गया, स्नैक्स बोले तो बिस्किट समोसा वो सब। अब क्या होता है, आपका बॉस आपको हर दिन हल्दीराम का समोसा खिलाता है, आपको इतना भूख लगता है काम करते करते कि आप 4 समोसा खा लेते हो, 2 समोसा पॉकेट में डाल लेते हो कि बॉस का खर्चा करके छोड़ेंगे। और ऐसा करके आप महीने में 20 से 25 बार बॉस का खर्चा करवाते हो, ऑब्वियसली ऑफिस टाइम के अंदर में। साल ऐसा खत्म होता है उसके बाद महीने का देखा जाता है, अगर 10 रुपया का स्नैक्स मानोगे तो महीने में 20 दिन मतलब 200 रुपया का स्नैक्स में जाएगा। चाय अगर आप 5 रुपया मानोगे 20 दिन तो 100 रुपया जाएगा, तो महीने का 300 रुपया, साल में 12 महीना, 3600 रुपया एक वर्कर के पीछे बॉस का खर्चा हुआ। आपने सोचा चलो बॉस का 3600 रुपया का मैंने खर्चा करवाया, लेकिन आपको ये मन ही मन में ये डाउट हो रहा है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लिया तो, क्योंकि परक्विजिट्स में कोई भी बेनिफिट अगर मालिक आपको देता है तो वो परक्विजिट्स कहलाता है, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है क्योंकि ये आपका सैलरी का पार्ट है। याद रखना, टी स्नैक्स अगर ऑफिस टाइम में दिया जाता है इट विल नॉट बी टैक्सेबल, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। क्योंकि ये तो मैंने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल दिया, क्योंकि ऐसा हर दिन कोई थोड़ी बॉस करेगा आपके पीछे खर्चा, अगर कर भी देता है दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, क्योंकि बॉस आपसे काम करवाने के लिए ये सब करवा रहा है
और वो खुशी खुशी आपके पीछे ये खर्चा कर रहा है, ठीक है ना। तो टी स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स विल नॉट बी टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बॉस ने ब्रिटानिया कंपनी के साथ टाई अप किया और ब्रिटानिया कंपनी से 1,000 रुपया का बिस्किट का पैकेट, अब 1,000 रुपया का बिस्किट स्नैक्स मतलब समझ में आ रहा है कितना सारा पैकेट होगा, हर एम्प्लॉय को हर मंथ देता है। तो साल में 12 महीना, तो 12,000 रुपया का बिस्किट स्नैक्स कैडबेरीज जो भी हो केक्स ब्रिटानिया कंपनी का हर एम्प्लॉय को बॉस प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बेनिफिट हो गया, परक्विजिट्स हो गया। एम्प्लॉय के पास आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सपोज आप एम्प्लॉय हो, हम ब्रिटानिया कंपनी का हम आपका एम्प्लॉयर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आके बोलता है आपको ये सब जो केक्स वगैरह मिलता है कौन देता है, बोलते ये बॉस देता है, पैसा लेता है, बोला ना ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये परक्विजिट से। आप बोलते नहीं ये तो टी और स्नैक्स से, स्नैक्स के अंदर में आता है, हाउ कैन आई पे टैक्स इन इट, ये तो एग्जेम्प्टेड परक्विजिट से। बोला आपको क्या लगता है क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा या एग्जेम्प्टेड परक्विजिट में कवर होगा? 1,000 रुपया का बिस्किट क्या आपको ऑफिस टाइम में मिलेगा, आप ऑफिस टाइम में खा लोगे क्या, ये पॉसिबल है? अब 2 पैकेट नहीं खा पाओगे, 1,000 रुपया बहुत दूर का बात है। सर फिर ये क्यों दिया गया, ये आपको फुल फैमिली के लिए दिया जा रहा है, ये आपके लिए नहीं है, ऑफिस आवर्स में खाने का कंजम्पशन करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो फिर ये तो बेनिफिट हो जाता है जो कि ना मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स लगेगा क्योंकि ये ऑफिस आवर्स का बात नहीं है। ऑफिस आवर्स का मतलब अभी दिया आपने खाया खत्म कहानी से, आपने तो बोला 2 समोसा पॉकेट में लेके आया, नहीं वो पॉकेट में लेके आता है कौन देखने जाएगा, अब ये पैकेट बाई पैकेट आ रहा है और मंथली एक बार में आपको पूरा बिस्किट दे देता है 1,000 रुपया का, तो जाओ घर लेके जाओ बच्चा लोग को खिलाओगे, दे ही सकता है बॉस, कर ही सकता है, लेकिन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ परक्विजिट्स, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स होना बहुत जरूरी है। ओके, पॉइंट नंबर बी, फूड इन ऑफिस। क्या होता है जब हम लोग ऑडिट करते थे, हम लोग क्लाइंट ऑफिस में जाते थे तो वहां पर रूल होता था कि क्लाइंट ऑफिस लोग ऑडिटर लोग का बहुत खातिर करता था, मतलब बहुत अच्छे से पेशकश करेगा, बहुत मतलब क्या बोलेगा, मतलब आपको कंप्लेन करने का कोई मौका नहीं देगा, आपको खाना खिलाते खिलाते आपको पेट भरा देगा और आप काम नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है ऑडिटिंग करने का टाइम पे। तो ऑडिटर लोग क्या कर मतलब क्लाइंट लोग क्या करता था, आपसे पूछता था क्या खाओगे नहीं खाओगे, तो नॉर्मली आई नो कि आई हैव टू वर्क, सो हम ज्यादा हेवी कुछ नहीं करते थे, सैंडविच, नॉर्मल वेज नूडल्स, चाय नाश्ता ये सब मंगा लेते थे, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग के साथ एक अंकल भी थे, वो भी ऑडिट करते थे हम लोग के साथ, वो जब जाते थे क्लाइंट ऑफिस में उसको बोला जाता था क्या खाओगे, बोला 2 प्लेट बिरयानी, उसको बोला 2 प्लेट तो हो नहीं पाएगा, बोले नहीं हमें, मेरा पार्टनर भी है, मेरे बारे में भी बोला 2 प्लेट बिरयानी खाएंगे, बोले ठीक है। वो बिरयानी खाया हम लोग 1 घंटा से, तो हम लोग को लगता था कि ये जो बिल्डिंग ये जो खाना दिया जा रहा है ये टैक्सेबल नहीं होगा ना, ऑब्वियसली नहीं, बॉस आपको ऑफिस में खाना प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये आपका टैक्सेबिलिटी नहीं होगा, ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, बट हाँ ऑफिस हो जाता है फिर रात को डिनर के लिए आपको कोई क्लब या कोई होटल में आपको पास दिया जाता है कि जाओ वहां पर पैसा पेमेंट करके रखा हुआ है, टेबल बुक करके रखा हुआ है, आप वहां पर डिनर करके आओ, वो सब नहीं चलेगा, ऑफिस में खाना प्रोवाइड किया दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज टू अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, सर क्या होता है सर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का मतलब हमको समझा रहा है, आपको पता है आजकल ऑफिसेज में जिम होता है,
ऑफिस के अंदर में जिम, ऑफिस के अंदर में स्विमिंग पूल, ऑफिस के अंदर में एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ रहता है, प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता है, जहाँ पर सैटरडे करके सब लोग मूवी देखता है। 3 बजे 4 बजे ऑफिस ओवर हो जाता है, उसके बाद 2-3 घंटा सब लोग मूवी देखता है विथ सराउंड साउंड सिस्टम एंड ऑल, एम्प्लॉयज लोग के साथ। तो ऐसा क्यों करता है? ऐसा करना बहुत जरूरी होता है, तब जाके एम्प्लॉय लोग का अच्छा इंटरेस्ट लगेगा ऑफिस में, बाहर जाने का ज्यादा मन नहीं करेगा। ये एक काइंड ऑफ पॉलिसी है जो आजकल का एम्प्लॉय लोग करता है, सो दैट ऑफिस में ही मन रहे आपका और आपको एंटरटेनमेंट मिले। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट का ऑफिस है सॉल्ट लेक में, उसका ऑफिस में प्ले स्टेशन लगा हुआ है। जब भी आप बोर हो जाते हो, 1 घंटा आपका टाइम है कि हफ्ते में 2 घंटा या 3 घंटे का आप गेम खेल सकते हो। तो आप वहां पर जाके आधी घंटा 40 मिनट का गेम खेल के आ गया। तो ये सब रिक्रिएशनल फैसिलिटी। नाउ द पॉइंट कम्स, आप बॉस का बहुत स्पेशल एम्प्लॉय हो, आपके लिए सिर्फ अलग से एक मूवी का रूम बना हुआ है, जहां पर टीवी लगा हुआ है, एक गेम रूम बना हुआ है जहां पर आप जाके बिलियर्ड्स, पूल, स्नूकर्स ये सब खेल सकते हो, वीडियो गेम्स खेल सकते हो, सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। तो फिर क्या ये टैक्सेबल होगा? ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक जन के लिए अगर बेनिफिट दिया जा रहा है तो दैट विल बी टैक्सेबल। यहाँ पर वही चीज बोला है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, ये नहीं कि सिर्फ आपको अकेले के लिए, आपका कैटेगरी में जो लोग भी है वो सबको दिया जा रहा है बेनिफिट्स। ऑब्वियसली पियोन लोग को नहीं मिलेगा। तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज टू अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज अगर होगा, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड, नॉट टैक्सेबल। पॉइंट नंबर डी, ट्रेनिंग। जो जो हम बोल रहे हैं उसी को मार्क करोगे बुक से। ट्रेनिंग इंक्लूडिंग boarding and lodging expenses of employees on such training। सर मतलब नहीं समझे, देखो हम बता रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स लोग ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज्वाइन कर लेता है, या मास्टर डिग्री करते हैं, एमकॉम करते हैं, एमकॉम के बाद जॉब ज्वाइन कर लेता है। देखो ये ग्रेजुएशन या एमकॉम करने के बाद अगर आप जॉब में ज्वाइन कर लेते हो, वहां पर आपको फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ज्वाइन करने के बाद सब स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को लगता है अरे यार अगर हम लोग के पास और थोड़ा डिग्री वगैरह होता, प्रोफेशनल डिग्री, तो प्रमोशन मिल जाता। तो तब जाके आपको पता चलता है कि अरे ये सब कोर्स, ये सब डिग्री हम लोग का ऑफिस में ज्यादा काम आएगा। तो तब वो लोग पढ़ाई लिखाई करने का इच्छा रहता है, बट टाइम नहीं मिलता या खर्चा नहीं हो पाता, वट एवर इट इज। तो ऐसा सिचुएशन में कुछ कुछ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को बोलता है कि आप अपना करियर को आगे बढ़ाओगे, अगर आप मेरा कंपनी में रहोगे, अगर आप प्रमोशन चाहते हो, तो आप एक काम करो, आप एक प्रोफेशनल डिग्री ले लो, आप एमबीए कर लो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर लो, तो फिर हम आपको प्रमोशन भी देगा, आपका सैलरी का भी पैकेज गजब हो जाएगा। तो अभी उसमें खर्चा होता है, उतना खर्चा आप बोलते हो कि मेरे पास अभी तो हम ऑफिस ज्वाइन किया, उतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में बॉस आपको पैसा दे सकता है। या बाहर आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, 10 दिन 15 दिन का आपका ट्रेनिंग है बाहर में से, आपका ऑफिस कोलकाता में, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली में जाके वहां पर जीएसटी का काम सीख के आना है, तो दिल्ली भेजवाएगा आपका ऑफिस। तो वो जो वहां पर रहने का खर्चा, लॉजिंग का खर्चा, वो सब कुछ बॉस दे रहा है। तो ये सब खर्चा आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, बिकॉज ये खर्चा ट्रेनिंग के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ई, पीरियोडिकल्स, टेलीफोन्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर्स,
क्या होता है इसका मतलब समझो। पीरियोडिकल्स का मतलब होता है मैगजीन्स। बहुत सारा ऑफिसेस में जब आप नया फ्रेशर्स हिसाब से ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में लेता है, लेकिन आपको वो पता नहीं है कि वो ऑफिस करता क्या है, क्या उसका फेमस क्यों है, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, उसका हिस्ट्री क्या है। तो स्टार्टिंग में ही ये मेजोरिटी जगह में होता है कि अगर आप कोई अच्छा कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो, आपका एजुकेशन अच्छा था, सर्टिफिकेट्स अच्छा है काफ़ी, आप इंटरव्यू में क्रैक भी कर लेते हो, तो आपको वहाँ पर सबसे पहला दिन में पता है क्या दिया जाता है, उस कंपनी का मैगजीन दिया जाता है। मतलब वो अगर कोई मैगजीन निकाले या कोई मैगजीन में कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा चीज़ लिखा हुआ है या फिर उसका एनुअल रिपोर्ट अकाउंट्स, वो सब आपको दे दिया जाता है। बोलते हैं इसको स्टडी करो। आपको 2 दिन 3 दिन तक वहीं उसी को स्टडी करने को बोलेगा। तो वो सब करके क्या फायदा होगा, आपका नौकरी में ही तो हेल्प करेगा, आपको जॉब को समझने में हेल्प करेगा। तो दिस थिंग्स, दिस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द मालिक, लाइक मैगजीन्स बोलो, टेलीफोन बोलो, मोबाइल फोन बोलो, लैपटॉप और कंप्यूटर बोलो, जो मालिक आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों प्रोवाइड करता है? एंटरटेनमेंट के लिए, मौज मस्ती करने के लिए? नो, वहां से आपको नॉलेज मिलेगा और वो नॉलेज आपको काम करने में हेल्प करेगा। थिंक अबाउट मोबाइल फोन्स। आजकल हर कोई एम्प्लॉइज में बॉस अलग से आपको एक नंबर देता है प्रोवाइड, आपको बोलता है ये नंबर ले लो, ये नंबर तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, तुम इसके जिसको भी फोन करोगे कंपनी इसका पैसा उठाएगा। तो कंपनी अलग से फोन देता है। आप देखे होंगे भैया लोग, दीदी लोग, वो लोग के पास दो दो फोन रहता है, एक ऑफिस का फोन रहता है, घर का फोन रहता है। आपको क्या लगता है कि वो दोनों फोन खुद अपना पॉकेट से खरीदा है? नो, ऑफिस का फोन ऑफिस से प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट ऑफिस का फोन कभी भी अगर आपको कॉल किया जाए, आप उस फोन को रिसीव करोगे। पर्सनल फोन भले बाहर में जाए, बंद कर दो, खराब हो जाए, ऑफिस का फोन कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए ताकि बॉस आपको रात को 12 बजे 2 बजे भी फोन कर सके। यही आजकल का जमाना है। बट ये जो मोबाइल फोन देगा आपको, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको सैलरी में देना नहीं पड़ेगा टैक्स, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है। ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड है तभी तो आप लोगे, नहीं तो अगर आपको उसको लेने के बाद टैक्स देना पड़ेगा तो आप क्यों लोगे? कोई थोड़ी लेगा। सेम थिंग, अभी देखो लैपटॉप तो बहुत कॉमन हो गया है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब हम कॉलेज में था, मेरा भैया लोग को जब नौकरी मिलता था, उन लोग को सबसे पता है पहले क्या बोला जाता था कि आपको नौकरी मिलेगा, आपको इतना सैलरी है, आपका 10 से 6 बजे या 7 बजे तक नौकरी करना पड़ेगा, और ऊपर से हम लोग आपको एकदम ब्रांड न्यू लैपटॉप देंगे। ये सुन के सब लोग कितना खुश हो जाता था, अरे बाप रे बाप, घर में कभी कंप्यूटर नहीं ले पाया, लैपटॉप दिया जा रहा है ऑफिस से, तो हम अच्छा है, अब घर में शो ऑफ करेगा कि मेरे को देखो लैपटॉप मिला है। इसका मतलब यही है कि आपको घर में बैठ के भी काम करना पड़ेगा, कोई ऑफिस आवर्स बोल के पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। बट वट एवर इट इज, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा तो कोई खुशी खुशी थोड़ी लेगा। तो अभी ये बहुत ही कॉमन हो गया है, स्टूडेंट्स लोग हम सबको बोलेगा, अगर आपके पास ऑप्शन है, ट्राई टू अवॉइड टेकिंग लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स। ऑफिस से कोई भी चीज घर में मत लाना, लाओगे तो घर ऑफिस बन जाएगा। बट हाँ, अगर नहीं लाओगे तो नौकरी भी नहीं देगा बहुत जन। दीज आर ऑल एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। अब बुक में ये आपका 11 12 एंड 14 नंबर पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। और क्या करवाने लायक है यहाँ पर? दैट वुड बी इनफ। यहाँ पर यही है, बाकी जो पॉइंट्स बुक में है वो सब हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। सो आई वांट एवरीबॉडी टू गो थ्रू दिस पॉइंट्स। रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब हो जाता है घर या बिल्डिंग कहीं पर भी आपको रहने दिया गया बाई योर एम्प्लॉयर, और उसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा है, सिर्फ आपको वहां पर रहना है और ऑफिस में आके काम करना है, बस। तो ऐसा अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने का एकोमोडेशन या बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दिस विल बी ट्रीटेड एज RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन, एंड इट इज अ टैक्सेबल परक्विजिट्स। काहे सर? क्योंकि सोचो अगर आप वहीं पर कहीं पर रहते हो तो वहां पर आपको भाड़ा देना पड़ता था, आपको खर्चा होता, वो खर्चा बॉस उठा रहा है, तो आपका पैसा सेविंग हो रहा है। तो काइंड ऑफ 10,000 रुपये अगर आपका सैलरी है और 2,000 रुपये अगर आपका रेंट वहां पर सेव हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली कितना बेनिफिट हुआ? 10,000 प्लस 2,000, 12,000 का आपको बेनिफिट मिला। एक तो आपको सैलरी भी दे रहा है, ऊपर से आपको वहां पर रहने का जो बेनिफिट है वो भी मिल रहा है। तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन हम लोग को कैसे मिलेगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। 2 एरो में डिवाइड करो।
accommodation owned by employer, not owned by employer। तो मतलब जो घर या फ्लैट जहां पर भी आपको रहने को दिया जा रहा है वो मालिक का खुद का भी हो सकता है, या फिर मालिक खुद उसको भाड़े में लेके आपको वहां पर रहने दे रहा है। अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो मालिक ने तो एक बार में उसको खरीद लिया, राइट। तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी कैसे निकालोगे? यहाँ पर टैक्सेबिलिटी डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर बेस करके कि आप जहां पर रहने को आपको दिया जा रहा है उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है। सर मतलब देखो, आप यहाँ पर 3 एरो निकालोगे। पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 lakhs, population greater than 10 lakhs but less than equal to 25 lakhs, less than equal to 10 lakhs। तो पॉपुलेशन के ऊपर बेस करके आपका टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगा। क्यों सर? लॉजिकल है। 25 लाख के ऊपर पॉपुलेशन होगा मतलब ही वो बड़ा शहर है, वो टाउन कोलकाता जैसा होगा, कोलकाता बॉम्बे दिल्ली चेन्नई वैसे ही हो सकता है। तो जिस एरिया में पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर है वहां पर अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने दिया जा रहा है तो वहां पर टैक्स ज्यादा होगा, या जहां पर आपका पॉपुलेशन 10 लाख के नीचे है वहां पर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने दिया जा रहा है वहां पर आपका टैक्सेबल ज्यादा होगा। ऑब्वियस है। 25 लाख वाला एरिया का भाड़ा भी काफी ज्यादा होता है, वो आपको देना नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर परक्विजिट्स का वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी होगा 15% ऑफ सैलरी। अगर इससे थोड़ा छोटा जगह में जाते हो जहां पर पॉपुलेशन थोड़ा कम है वहां पर टैक्सेबिलिटी 10% ऑफ सैलरी। और अगर आप एकदम भी छोटा वाला गांव के एरिया में चले जाते हो वहां पर अगर आपको रहने को मिला जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो 7.5% ऑफ सैलरी। तो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका टैक्सेबिलिटी कितना होगा। अच्छा सर, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा? अगर मालिक का वो खुद का घर है नहीं, मालिक उसको भाड़े में लेके आपको फिर रहने को दिया जा रहा है, तो यहां पर होगा रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। सर मतलब इसका पॉपुलेशन क्या होगा? अगर मालिक का खुद का घर नहीं है तो आपको पॉपुलेशन देखना ही नहीं है, तब आपने रेंट जितना दिया और 50% ऑफ सैलरी जो लोअर होगा उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी हो जाएगा। सैलरी का डेफिनेशन हम समझाएगा, पहले यह चार्ट को लिखो अच्छे से और पूरा याद रखो। आई एम टेलिंग यू कंफ्यूजन होता है। मालिक का खुद का घर नहीं है, मालिक ने भाड़ा लिया और आपको वहां पर रहने को दिया। आप पूछते हैं सर इतना बड़ा घर कितना भाड़ा होगा? मालिक बोलता है तुमको क्या, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, ये मेरा जिम्मेदारी है। तो वहां पर टैक्सेबिलिटी होगा मालिक जितना भाड़ा दिया या फिर आपका 15% ऑफ सैलरी जो लोअर होगा वो होगा टैक्सेबिलिटी। और अगर मालिक का खुद का घर होता है तो फिर पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका टैक्सेबिलिटी। देखो पहले 15, 10, 5% से कम हो गया, उसके बाद 5 का आधा 2.5% से कम हुआ 7.5% ऑफ सैलरी। जल्दी से लिख लो। सिंस ये परक्विजिट्स का सैलरी है यहाँ पर सैलरी का डेफिनेशन सबसे बड़ा होगा। सैलरी में क्या क्या आएगा हम लिखवाएगा, पहले यहां तक सब लोग कॉपी कर लो अच्छे से। बेसिक
प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस फीस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल पोर्शन बोल के लिख लो। अब इसके बाद परक्विजिट्स आता है और हम लोग तो परक्विजिट्स में ही है, तो परक्विजिट्स को नहीं लिया जाएगा। इसीलिए जिस ऑर्डर में हम आपको पढ़ा रहे हैं आप रिवीजन भी उसी ऑर्डर में करना। पहले ग्रेजुएटी फैजुएटी कर दिए तो वहां पर बेसिक प्लस दिए था। अब यहाँ पर उसके बाद अलाउंसेस भी आता है तो यहाँ पर अलाउंस आ गया। तो ये सब कुछ मिला के आपका सैलरी का डेफिनेशन होगा। जल्दी से लिख लो फिर सम करेंगे हम लोग। Everybody come to illustration 31. Mr. Chauhan has the following salary structure: basic salary 5,000, DA 3,000, 60% forming part, entertainment allowance 1,000. सर entertainment क्या ये डक्टअप में आता है? नो। क्या ये जनरल स्पेशल अलाउंस में आता है? नो। तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। एजुकेशन अलाउंस हाँ सर आता है। अच्छा, बोनस फीस प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर से ये क्या था समझाएगा। ही हैज बीन प्रोवाइडेड he has been provided a rent free accommodation is equal to rupees rent free accommodation in Mumbai. Compute taxable value of accommodation in the hands of Mr. Chauhan in the following case 1 case 2। पहले हम लोग केस 1 को जाएंगे। अच्छा बाय द वे स्टूडेंट्स मेरे को पूछता है कि सर पता कैसे चलेगा कौन सा स्टेट में कौन सा एरिया में कौन सा सिटी में पॉपुलेशन कितना है। इसके लिए कुछ कुछ बुक्स सीयू में बोलो या सीए में बोलो, कुछ कुछ बुक्स में ना पॉपुलेशन का दिया हुआ है डिटेल्स। स्टूडेंट लोग पता है क्या करता है, रटता है कि ये इस स्टेट में इस टाउन में या इस सिटी में इतना पॉपुलेशन है। कोई नहीं पूछेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन लोग देगा ही नहीं। या फिर पॉपुलेशन बोल देगा या फिर ऐसा सिटी देगा जहां पर पॉपुलेशन आपको अंदाजा आ ही जाएगा। जैसे इन दिस केस मुंबई बोला है, मुंबई में 25 लाख या करोड़ के आसपास है, तो देयरफॉर वहां पर क्वाइट ऑब्वियस फर्स्ट वाला कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लिखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर आरएफए। सैलरी निकालना बहुत जरूरी है ना, सैलरी का डेफिनेशन बहुत बड़ा है यहाँ पर। तो सोल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक लेना है 5,000 इंटू 12 60,000। डीएनएस अलाउंस लेना है 3,000 का 60% मतलब 1,800 इंटू 12 21,600 आ रहा है। क्या कितना आ रहा है? एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा लिया जाएगा 12,000। एजुकेशन अलाउंस याद है, पर चाइल्ड 100 रुपीज फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन पर मंथ का है।
तो आपको यहाँ पर मिला 500 इंटू 12, 6,000 माइनस 100 रुपया प्रति चाइल्ड, 2 चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, तीनों के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटू 12 मंथ्स यानी कि 2400। तो फिर 6,000 माइनस 2400, 3600 रुपया आ जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और क्या क्या डाल दिया, ये डाल दिए, ये डाल दिए, ये डाल दिए, बेसिक डाल दिए, बोनस और फीस बाकी है। बोनस में 10,000 पर एनम बोल ही दिया है, और फीस में 5,000 पर एनम बोल दिया है। इसको टोटल करो, कितना आ रहा है जल्दी से बोलो। इज कमिंग टू 1,12,200, राइट एवरीवन। तो ये मेरा सैलरी आ गया जो आरएफए में काम आएगा। अब हम लोग हेडिंग देंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए। ये वर्किंग नोट में हुआ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल आरएफए मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन। केस 1, एक सेकेंड प्लीज। केस 1, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो ओन बाय एम्प्लॉयर होगा तो आपको पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। पॉपुलेशन इसका 25 लाख के ऊपर ही है, तो 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ 1,12,200, 16,830। बस यही आंसर। पॉइंट नंबर 2, हायर सच एकोमोडेशन। तो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर में पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रेंट पेड और 10% और 15% ऑफ सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। तो रेंट पेड यहां पर 900 इंटू 12 मंथली रेंट बोला है, 10,800, और 15% ऑफ सैलरी 16,830। दोनों में लोअर कौन सा, 10,800 लोअर। गॉट इट एवरीवन, प्लीज रिवाइज। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। इलास्ट्रेशन 32 होमवर्क रहेगा। वहां पर पॉपुलेशन 12,60,000 होगा तो क्या होगा, नॉट इन मुंबई। ओके नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। सर मतलब घर भी दिया, फर्नीचर भी दिया। हाँ, क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए कोलकाता में जितना भी सब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं घर का, बिल्डिंग्स का, से इसके पहले था साउथ सिटी, उसके बाद द 42, अभी और भी हो रहा है द 102 बोल के एक प्रोजेक्ट बन रहा है बेहाला में, जोका में। तो ये सब जितना भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स होता है, आपको पता है वहां पर एक एक फ्लैट का क्या प्राइस होता है, 15-16 करोड़, 20 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ से स्टार्टिंग। आई एम जस्ट टेलिंग यू, अभी का करंट प्राइस का बात बोल रहे हैं। तो हम लोग को लगता होगा अरे यार कोलकाता में कौन इतना अमीर है कि उतना एक्सपेंसिव घर खरीदेगा।
अगर उतना एक्सपेंसिव घर खरीदना ही है तो वो कोलकाता में क्यों खरीदेगा, वो दूसरा टाउन में खरीदेगा, या वो कोलकाता में थोड़ी रहेगा. द पॉइंट इज, मोस्ट ऑफ दीज लग्जरियस बिल्डिंग्स और फ्लैट्स, ये सब खरीदता है पता है कौन? कंपनीज लोग. जैसे कि कोलकाता में ब्रांचेस है आईटीसी का हेड ऑफिस है रादर, फिर कोलकाता में और भी सारा कंपनीज है. जो लोग क्या करता है यहाँ पर, ये सब घर को खरीद के रख लेता है. सब मतलब खाली रहता है, यस खाली रहता है, सो दैट जब उसका कोई क्लाइंट कस्टमर से इंडिया का बाहर में कोई फॉरेनर है जिसके साथ हम लोग का टाई अप हो रहा है, एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग सामान, तो वो कोलकाता में आया विजिट करने, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? वो सब होटल वोटल मामूली हो जाएगा. उसको हम लोग ये सब आलीशान बंगलोज में या फिर फ्लैट्स में रहने को देंगे. हम लोग का जो एम्प्लॉयज रहता है, ऑफिसर्स लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर लोग जो बाहर रहता है, वो लोग अगर कोलकाता में विजिट करेगा तो हम लोग उसको वहीं पर रहने देता है. 1 महीना के लिए आया. अब 1 महीना के लिए आप ताज बंगाल, ओबेरॉय, ये सब थोड़ी बुक करोगे, ह्यूज एक्सपेंसिव हो जाएगा. इट्स बेटर आप एक बार में वो घर खरीद कर रख लो, क्योंकि घर तो एसेट ही होता है. ये कॉर्पोरेट्स लोग, बड़ा बड़ा कंपनी लोग यहाँ पर घर खरीद कर रखा हुआ है. अभी भी अगर आप जाओगे रात को देखोगे साउथ सिटी मॉल में, साउथ सिटी का जो बिल्डिंग है उसका हर टावर में आप देखोगे हर फ्लोर में लाइट्स नहीं जलता है. मतलब क्या, सेल नहीं हुआ? ऑल फ्लैट्स हैव बीन सोल्ड आउट. सब फ्लैट लॉक किया हुआ है. आधा से ज्यादा आदमी बाहर रहता है और मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स हैव बीन परचेज्ड बाय द कंपनीज. ना द पॉइंट कम्स, वो फ्लैट क्या खाली है? मतलब जब कोई आएगा तब वो फ्लैट का चाबी देंगे, फिर उसमें उसको रहने देंगे? नो, वो फ्लैट एकदम रेडी टू मूव इन फ्लैट है, विथ प्रॉपर फर्नीचर, बेड, अलमारी, टीवी एंड ऑल, पूरा रनिंग है. और वहां पर मेड सर्वेंट सर्वेंट जो भी है, वो हर 2-3 दिन बाद बाद जाता है, साफ करके लॉक करके चला आता है. तो ये जो फर्नीचर के साथ मालिक एम्प्लॉय को वहां पर रहने को दिया, दिल्ली से कोई आया इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज, उसको कोलकाता में रहना है, उसको हम बोला जाओ आप 42 में रहो, वहां पर मेरा फ्लैट है, उसको हम रहने को दिया. तो एक तो वहां रहने को दिया हम लोग, तो वो जो आरएफ है वो कैलकुलेशन हो जाएगा वैसा. ऊपर से वो जो फर्नीचर भी प्रोवाइड किया, उसका भी टैक्सेबिलिटी आ जाता है. उसका भी, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा. किसको? द एम्प्लॉय को. ठीक है. तो यहां पर फर्नीचर का वैल्यू क्या होगा? सेम चीज, फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर. अब आप लोग का मन में लगेगा ये डाउट, सर रुकिए सर, ये कैसा बात हुआ सर? फर्नीचर कभी हायर होता है? एकदम होता है भाई लोग. आई नो सम ऑफिसेस जिसका एक एक ऑफिस में, आई एम टेलिंग यू, 15-20 तो एयर कंडीशनिंग मशीन लगा हुआ है. कॉल सेंटर है एक, 15-20 तो एसी का मशीन से. उसका क्या होता है, वो ऑफिस हर 2-3 साल बाद बाद चेंज करता रहता है. वो बिजनेस चेंज करता रहता है. अभी कॉल सेंटर में, कल कोई और बिजनेस करेगा. तो वो इतना एसी खरीदने का नहीं है एक बार में. वो लोग क्या करते हैं, रेंट पे ले लेता है, वो पूरा फ्लोर के साथ उसको पूरा रेंट मिल जाता है. तो वो जो, अगर फर्नीचर हायर किया हुआ है तब क्या टैक्सेबिलिटी होगा, और अगर ओन किया हुआ है तब क्या टैक्सेबिलिटी होगा? देखो, हायर होगा तो बहुत इजी है. मालिक जितना भाड़ा दिया उतने का ही आपको बेनिफिट मिला, तो उतने का ही आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो योर टैक्सेबिलिटी विल बी हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर. ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो, अब देखो मालिक तो एक बार में खरीद लिया, तो क्या करोगे? तो हम लोग यहाँ पर एक बात एज्यूम कर लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, इनकम टैक्स एक्ट में इस फर्नीचर का वैल्यूएशन क्या होता है, इसका जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू होता है, डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो तो मालिक का नुकसान हुआ ना, डेप्रिसिएशन हुआ. तो वो जो डेप्रिसिएशन हुआ वो आपको पॉकेट से आपका टैक्स देना पड़ेगा. अब डेप्रिसिएशन कितना माना जाएगा? तो फर्नीचर का एक स्टैंडर्ड रेट होता है कि इसका लाइफ 10 साल मान लेता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन होगा, तो फिर हर साल 10%, 10%, 10% करके उसका डेप्रिसिएशन होगा. देयरफॉर एम्प्लॉइज को 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर विल बी टैक्सेबल.
सपोज एम्प्लॉयर आपको फर्नीचर प्रोवाइड किया, टोटल फर्नीचर का वैल्यू है से 12 लाख रुपया, वो एक बार में मालिक ने एक बार में खरीदा था 3-4 साल पहले। अब आपको वहां पर रहने को दिया गया, तो आप उसका टैक्सेबिलिटी वैल्यू क्या होगा? आरएफए का टैक्सेबिलिटी वैल्यू 15%, 10%, 7.5% जो है वो तो आपको पता है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फर्नीचर का क्या होगा? फर्नीचर का जो भी दाम प्रोवाइड है, जो भी दाम होगा उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो 12 लाख का फर्नीचर है तो 1,20,000 टैक्सेबिलिटी हो जाएगा। तो ये सब आप ध्यान से याद रखना। ये मत समझना कि एम्प्लॉय बन गया तो आपको ये सब जगह में आपको फ्री में रहने दिया तो मतलब आप बच जाओगे, वो सब आपका टैक्सेबिलिटी में आ जाता है। हम आपको सैलरी का चैप्टर में स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज आप ऑल ओवर इंडिया में कैट में टॉप करते हो, एमबीए में एकदम बेस्ट रिजल्ट्स आता है, या फिर आप सीए में ये सब रैंक होल्डर हो ऑल ओवर इंडिया में, आप बीकॉम में गोल्ड मेडल मिला आपको सीयू से, अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100, तो ऐसा सिचुएशन में आपको जॉब कैसा मिलेगा? बहुत बढ़िया जॉब मिलेगा। मालिक बोलता है बोलो क्या पगार लोगे? आप बोलते हमको पगार नहीं चाहिए, हमको 1 रुपया दीजिएगा। बोले 1 रुपया, ये क्या बात बोल रहे हो? आपको तो महीने का 10-15 लाख रुपया आराम से सैलरी मिल जाएगा। बोले ठीक है, आप वो 15 लाख रुपया मेरे को कैश में दीजिए, आप मेरे को 15 लाख रुपये का बेनिफिट दे दीजिए। आप मेरे को 42 में रहने दीजिए, आप मेरे को फर्नीचर दे दीजिए, आप मेरे को क्लब में मेंबरशिप दे दीजिए, आप मेरे को गाड़ी प्रोवाइड कीजिए। समझे बात को? तो वो सब आपको क्या लगा, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। वो टोटल वैल्यूएशन किया जाएगा कि टोटल कितना वैल्यू का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो फर्नीचर होगा, अगर 5 लाख का फर्नीचर आपको दिया गया तो 10% यानी कि 50,000 वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब सोचो आपने लिया 1 रुपया, टैक्स आपको देना पड़ा 4-5 लाख रुपया, कहां से दोगे? इसीलिए इनकम टैक्स का रूल ही है कि आपका परक्विजिट्स, ये बेनिफिट्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर। याद रखना, आरएफए प्लस फर्नीचर एक साथ दोनों प्रोवाइड करेगा तो आरएफए का अलग कैलकुलेशन, फर्नीचर का अलग कैलकुलेशन। अच्छा सर, सिर्फ फर्नीचर भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं? एकदम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका घर में आपको एक बहुत बड़ा सा टीवी चाहिए, वर्ल्ड कप देखना है क्रिकेट का या फुटबॉल का, बॉस आपका काम में खुश हुआ और आपका घर में टीवी भेज दिया। बॉस बोलते हैं ये टीवी हम पैसा दिया, आपको चिंता का बात नहीं है, जब आप नौकरी छोड़ोगे टीवी हमको वापस कर देना। तो कोई बात नहीं है। अब वो टीवी का दाम है 2 लाख रुपया, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपया आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर। हम लोग अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सम करेंगे, 2 सम करना है, तब जाके हम लोग का आज का क्लास खत्म होगा। सो जस्ट वेट। मिस्टर राजा इज द एम्प्लॉय ऑफ इंडियन कंपनी, अच्छा बात है। ही हैज बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन, आरएफए दिया जा रहा है, ओके सर, इन मुंबई, ओके सर, 1/4/2020 को, ओके, और फॉर विच द एम्प्लॉयर इज टू पे अ मंथली रेंट। अच्छा, यहाँ पर ये मालिक का खुद का घर नहीं है, मंथली रेंट एम्प्लॉयर खुद देता है, तो ओन्ड बाई नहीं है, हायर्ड बाई है। तो लास्ट वाला जो एरो था चार्ट में वो वाला होगा, यानी कि 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड व्हिच एवर इज लोअर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर पेड रेंट बोल दिया है। और क्या दिया गया है देखो, 1 सितंबर को फर्नीचर दे दिया है 4 लाख का, जो कि ना एम्प्लॉयर खुद उसका मालिक है। आपको पूछा है फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, दोनों ही आएगा। तो लेट अस कैलकुलेट एक एक करके। रेडी एवरीवन? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स। दो टॉप परक्विजिट है यहाँ पर, एक है रेंट फ्री अकोमोडेशन, 15% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 15% ऑफ 10,000 प्लस 5,000 इंटू 12।
27,000, रेंट पेड 3,000 रुपया भाड़ा दिया मालिक ने, एक चार्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर पूरा ही है तो 36,000। दोनों में से लोअर कौन? 27,000 आउटर कलम। आरएफए का वैल्यू आ गया, गॉट इट एवरीवन। अब फर्नीचर भी दिया गया है, फर्नीचर में बोला था अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, अगर ओन्ड नहीं है तो हायर चार्ज। फर्नीचर यहां पर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर बोल दिया है, तो फिर 10% ऑफ 4 लाख, 10% हम बोला था, ये डेप्रिसिएशन का रेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड, 10 साल का लाइफ मान के चल रहा है, बट ये तो फॉर द होल ईयर है, राइट। उसको फर्नीचर कब से दिया गया? उसको फर्नीचर 1 सितंबर से दिया गया। साल कब खत्म होता है? मार्च में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 महीने का निकालना है, पूरा साल मत लिख लेना। सर रेंट फ्री अकोमोडेशन भी अगर सितंबर से देता तो भी यहाँ पर 15% ऑफ सैलरी इंटू 7/12 करना पड़ता, रेंट पेड भी इंटू 12 नहीं इंटू 7 होता। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। तो ये आ जाता है 40,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 23,333। 50,333 रुपया का उसका टैक्सेबल परक्विजिट होता है, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। ये मत समझना कि 50,000 रुपया टैक्स देना है, इसके ऊपर 10%, 20% जो भी है वो कैलकुलेट होगा। आई वॉन्ट टू आस्क एवरीबडी, क्या ये क्लियर है? कौन सा समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब चीज? जल्दी से रेस्पॉन्ड करो एक बार। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आउटस्टैंडिंग है तो क्या है। वो मालिक का मतलब है, ठीक है ना, मालिक ने नहीं दिया बट मालिक को वो देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि मालिक भाग सकता है, तो मालिक के ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाएगा, तो वो तो देगा ही मालिक। रूल इज रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी। आगे बढ़े। Go through this sum. This is illustration 36. Sri Ashutosh has been provided with a furnished accommodation. Furnished मतलब होता है फर्नीचर के साथ। Furnished accommodation in a city having a population of 14 लाख। आपको क्या याद है? अभी तक चार्ट याद हुआ? नहीं याद हुआ तो याद कर लो। 25 लाख के ऊपर होगा तो 15% ऑफ सैलरी, उसके बाद 10 से 15% का अगर होगा, सॉरी 15 से 25 का अगर होता है तो फिर आपका 10% ऑफ सैलरी, 10 से 25, और 10 के नीचे अगर होगा तो 7.5% ऑफ सैलरी। यहाँ पर 10 और 25 के बीच है तो योर वैल्यूएशन विल बी 15%, 10%, तो 10% ऑफ सैलरी माना जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये फेयर रेंट ऑफ द हाउस कोई काम का नहीं है, दिस इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी। उसका सैलरी का डिटेल्स देखो, बेसिक सैलरी 25,000, अलाउंस फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, 90% स्टूडेंट्स ये सब छोड़ देगा क्योंकि वो लोग रट के जाते हैं, उसको ये नहीं पता ये अलाउंस फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको समझाया था, दिस इज नथिंग बट डियरनेस अलाउंस। इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है
उसको बोला जाता है डीएनएस अलाउंस। ओके, इसके बाद एजुकेशन अलाउंस भी दिया गया। ही हैज़ 1 son and 2 married daughters, तो यहाँ पर दोनों बच्चा के लिए उसको डिडक्शन मिलेगा, दैट इज 2400 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। 3 चिल्ड्रन है उसका। सर मैरिड है तो क्या हुआ, वो सबका कोई मतलब नहीं था। वहां पर ये बोला था मेजर चाइल्ड भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, याद है। सिर्फ बच्चा लोग होना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई करे या ना करे वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपका ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको 2 चिल्ड्रन के लिए डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पर 3 चिल्ड्रन है। ओके, फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया। वाओ, देखो फर्नीचर में क्या क्या दिया गया। टीवी दिया, लेकिन ये टीवी भाड़े में था मालिक का। रेफ्रिजरेटर दिया, बट ये रेफ्रिजरेटर मालिक ने खरीद के दिया था। वॉशिंग मशीन मालिक ने खरीद के दिया था। और अदर फर्नीचर 1000 रुपया प्रति महीना भी है, और ओन्ड मतलब परचेज भी है। तो इसका आपको पूछा, पूरा पूछा है, कैलकुलेट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट सम। पहली बार हम लोग टोटल टैक्सेबल सैलरी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सैलरी फॉर आरएफए। एक सेकेंड, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर आरएफए। बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12, 3 lakhs। डीएनएस अलाउंस कुछ नहीं बोला तो पूरा ही फॉर्मिंग पार्ट मान लेना, 5,000 इंटू 12। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, मिला था इसको कितना, 3,000 इंटू 12, 36,000, माइनस 100 रुपीज़ 2 चिल्ड्रेन, 12 महीना के लिए, तो 2400 रुपये का डिडक्शन 36,000 मिला था। 36,000 माइनस 2400 विल कम टू 33,600। और कोई कुछ है नहीं सैलरी अलाउंसेस में, तो इसका टोटल कर लेता है 3,60,000, 3,93,600। अच्छा, अब ये जो घर में रह रहा है वो घर क्या इसका खरीदा हुआ था? यस, इट वाज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो फिर उसका पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेशन होगा, दैट इज 15, 10, 7.5 ऐसा ब्रेकअप था। तो 10% ऑफ सैलरी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन 10% ऑफ सैलरी 39,360, ये हो गया। अब वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, अदर फर्नीचर है, एक एक करके। टेलीविजन, टेलीविजन हम लोग का हायर्ड है, तो जितना हायर हुआ उतना ही आपको देना पड़ेगा, 2,000 पर एनम, तो 2,000 रुपीज। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यहाँ पर ये ओन्ड है, अगर मालिक ने खरीदा है तो डेप्रिसिएशन का रेट आपको बियर करना है। तो कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर वॉज 10,000, तो 10% ऑफ 10,000 यानी कि 1,000 रुपीज। वॉशिंग मशीन ये भी ओन्ड है, तो ये भी 10%, वॉशिंग मशीन का दाम है 5,000, तो 500, देख लो एक बार। उसके बाद अदर फर्नीचर दोनों है, 20,000 उसका परचेज प्राइस है और भाड़ा है 1,000 पर मंथ। तो अदर फर्नीचर
कितना था 1000 पर मंथ इंटू 12 प्लस जो खरीदा था उसका दाम था 20,000, तो 10% ऑफ 20,000, तो ये 2,000, ये 12,000, 14,000 टोटल करो, 17,500, ये मेरा टोटल वैल्यू आ जाता है फर्नीचर का। सो ये मेन दो वर्किंग आपको पहले कर लेना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग को निकालना है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। पहली बार हम लोग कर रहा है, लेट अस स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। पर्टिकुलर्स, दो अमाउंट का कॉलम बनाओ, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। फर्स्ट क्लास याद है, सबसे पहले बेसिक्स लिखते हैं, बेसिक सैलरी 3 लाख रुपया आउटर कलर में डालो। उसके बाद फीस कमीशन ये सब कुछ नहीं है, तो अलाउंसेस स्टार्ट हो जाता है, तो अलाउंसेस बोल के ऐसे हेडिंग दे देना। अलाउंसेस में सबसे पहले डियरनेस अलाउंस इनर कलर में डालोगे, 60,000 आई थिंक। फिर आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हम लोग वर्किंग नोट में बना लिए थे 33,600। तो टोटल अलाउंस हो जाता है 93,600। अलाउंसेस के बाद आता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में सबसे पहले आता है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, इनर कलम 39360, और वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वर्किंग नोट नंबर 2, 17,500, 56,860। तो बेसिक के साथ ये दोनों को जोड़ोगे, यू विल गेट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। प्लीज रिवाइज एवरीवन, ये सम ओवर हो जाता है।